हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ है आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसका मैं आंसर की लेके आ चुका हूं। अब बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो पेपर हुआ है, आप सभी को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो इसमें आप पेपर कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, काफ़ी लंबा सेंटर बना था, तो वहाँ पे सभी छात्रों की व्यवस्था की गई थी ले जाने की। तो जितने भी छात्र गए थे एग्जाम सेंटर से, जैसे वो वापस आए तो गाड़ी में सारे क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, और यहाँ पर सभी जो टीचर थे ये भी जानकारी ले रहे थे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइए, ताकि जो भी स्टूडेंट का अगली डेट के जो एग्जाम होने वाले हैं उनको बताया जाए और उनको समझाया जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस तरह से तैयारी कीजिए। तो उन्हीं द्वारा बताया कि इन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंप्लीट देखिएगा। ये क्वेश्चन आईटीआई में जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और इसका पीडीएफ भी पढ़ाना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जो सबसे पहले स्टूडेंट कमेंट किया उसके कमेंट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंखे की गति को कम या अधिक करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो साथियों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रेगुलेटर। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए रोटर, स्टार्टर और यहाँ पर कैपेसिटर दिया गया, लेकिन आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन रेगुलेटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि अधिकतर विद्युतीय उपकरण किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? विद्युत के, या उष्मा के, या इंसुलेशन के, या पोर्सलिन के। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको उष्मा के नाम से जाना जाता है। अधिकतर जो विद्युतीय उपकरण होते हैं वो उष्मा के प्रभाव पर कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि पोर्सलिन किसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग पदार्थ है? विद्युत रोधी का, या उष्मा रोधी का, या ए व बी दोनों, या कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन उष्मा रोधी का। सारे ऑप्शनों को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि छात्र बता रहे थे सर यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आता, सारे ऑप्शन दिमाग में यही कन्फ्यूजन कर रहे थे कि ये होगा ये होगा, इसलिए मैं सारे ऑप्शनों को यहाँ पर पढ़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि तापमान नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का, या रोटर का, या मोटर का, या मैपेस्टर का। तो साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गीजर का टैंक किस धातु का बना होता है? जो गीजर का टैंक होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो ये जो आपका हो जाता है कॉपर, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन, तो हम करेक्ट आंसर मारेंगे सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया था कि हार्ड प्लेट की प्लेटें किस धातु की बनी होती है? जो हार्ड प्लेट की जो प्लेटें होती हैं धातु की, किस धातु की बनी होती है? तो ये भी आपकी किसकी बनी होती है? कॉपर, सॉरी दोस्तों, ये माइल्ड स्टील की बनी होती है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी उपकरण को जोड़ने वाली 3 कोर केबल में हरे रंग की तार की किस लिए होती है? जो आपका न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, जो आपका अर्थ होता है, और जो मेन होता है, उसी को यहाँ पर इंडिकेट करते हुए यहाँ पर पूछा गया है। तो उसमें जो 3 कोर वाले जो केबल होते हैं उसमें एक हरे रंग की जो तार होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, उसको हम बोलते हैं अर्थ, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि हीट कंडक्टर में कितने वाट का ब्लोअर प्रयोग किया जाता है? 100 वाट का, या 200 वाट का, या 125 का, या 150 का। तो साथ ही इसमें जो प्रयोग किया जाता है केवल 125 वाट का ही प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे, और कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटर का मुख्य भाग क्या होता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। जो कंप्रेसर होता है इसका क्या होता है? मुख्य भाग होता है। लेकिन आप जानते नहीं है तो आप थर्मोस्टेट करेक्ट मार देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मारे थे, 2 स्टूडेंट का कहना था कि सर हमने थर्मोस्टेट मारा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, कंप्रेसर इसका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था और ये तीनों स्टूडेंट ने बताया कि सर ये क्वेश्चन हमें भी पूछा गया था, हमें भी पूछा गया था, हमें भी पूछा गया था। तीनों स्टूडेंट ने बताया कि ये क्वेश्चन सब में आया था। इसमें पूछा गया था कि भारतीय विद्युत नियम कब लागू हुआ है। साथियों, भारतीय विद्युत नियम जो है 1956 में लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन ध्यान से आप देख पाएँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार लो वोल्टेज कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लो वोल्टेज है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए साथियों, तो ये आपका 250 वोल्ट से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 100, 200 और 240 भी दिया गया था, लेकिन जिन्होंने छात्र जो आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, यदि 250 उन्होंने मारा तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कितने वोल्ट से अधिक होती है। साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि ये आपका 35,000 वाट से क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया था कि किस रूल के अनुसार कोई भी लाइव कंडक्टर या भाग खुला नहीं होना चाहिए। ये जो नियम है ये कौन सा नियम है, नियम 50 या नियम 30 या नियम 47 या 48। तो साथियों, ये जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ये जो आता है नियम 50 के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो कंडक्टर है उसको हम खुला नहीं छोड़ सकते, चाहे वो ज्वाइंट हो या किसी भी तरह का हो। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया कि किस नियम के अनुसार सभी चीज़ें जिन्हें विद्युत के कार्य में प्रयोग किया गया हो सभी अर्थ होनी चाहिए। नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 54। ये सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो कि नियम 51। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नियम वोल्टेज नियॉन साइन के लिए है। नियम 70 या नियम 72 या नियम 71 या नियम 74। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, सी सही हो जाएगा। ये 71 के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, 71 के अनुसार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि किस नियम के अनुसार सभी सर्किट ट्रांसफार्मर से शुरू होना चाहिए। नियम 52 या नियम 71 या नियम 72 या नियम 65। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नियम 71। कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन थे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो आप सेमेस्टर वाइड पढ़ते होंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न वोल्टेज और स्पैन की लंबाई 15 मीटर से कम होने पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 136 किग्रा होनी चाहिए। मैंने किस स्थिति में, अंडरग्राउंड लाइनों पर या ओवरहेड लाइनों पर या अर्थिंग के लिए या वोल्टेज के लिए। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड लाइनों के लिए। हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जिसमें विद्युत यूरेनियम द्वारा उत्पन्न की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन या थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन या डीजल जनरेटिंग स्टेशन या न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था और इसमें पूछा गया था कि उस उपकरण जो अल्टरनेटर को चलाता है उसे कहते हैं, जो अल्टरनेटर को चलाता है साथियों उसको हम क्या बोलते हैं। तो साथियों, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्राइम मूवर। क्या बोला जाता है, प्राइम मूवर बोला जाता है। इसमें आपका देखिए बहुत सारे छात्र जो यहाँ पर जो कॉलेज पे क्लास नहीं किए थे उन्होंने क्या मारा, मोटर, क्योंकि मोटर से सभी वस्तुएं चलाई जाती है, लेकिन उनको नहीं मालूम होगा कि अल्टरनेटर जो होता है उसको प्राइम मूवर के द्वारा क्या चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें पूछा गया था साथियों कि थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के में मुख्य ईंधन खाली स्थान होता है पानी या कोयला या
गैस या यूरेनियम। देखिए पावर प्लांट की बात करें साथियों, तो पावर प्लांट में जो मुख्य होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कोयला मुख्य होता है। पानी तो आपका नहीं होता है, ये मुख्य, ये आपका पानी नहीं होता है, गैस भी नहीं होता है, नहीं यूरेनियम होता है। जो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है वो आपका कोयला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में मुख्य ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग होता है और ये ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको लगता है कि नहीं इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। और पीडीएफ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है।